आदाब नाज़रीन, रात के 9:30 बज चुके हैं। मैं हूं सनम एजाज। प्रोग्राम देख रहे हैं। अब तक हमारे दिल्ली से लेकर कश्मीर के स्टूडियोज में इस वक्त रात के 9:30 बज चुके हैं और 9:30 बजे देश दुनिया की खबरों पे हमारी नज़र रहती है। लेकिन आपको सबसे पहले कश्मीर की सूरत-ए-हाल से बाखबर करेंगे और जनूबी कश्मीर का कुलगाम का इलाका और जनूबी कश्मीर में इस हफ्ते में ये दूसरा इनकाउंटर है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा एतवार का दिन था इस हफ्ते का, और इस एतवार के दिन भी जनूबी कश्मीर के पारीगाम के इलाके से इनकाउंटर की खबर आई थी। और आज बाद दोपहर भी न्याहामा सामनू कुलगाम के इलाके से खबर आई कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद फोर्स ने इलाके का मुआसरा किया और इस मुआसरे के दौरान गोलियां चली और दोनों तरफ से चली गोलियों में मौजूद यहाँ मिलिटेंटों ने इस एनकाउंटर इस मुहासरे को तोड़कर फरार होने की कोशिश की और यूं इलाके में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। अफरा तफरी, गोलीबारी और गोलीबारी के साथ साथ फोर्सेस के ट्रूप्स का पूरे इलाके का मुहासरा, दाखिली और खारजी रास्ते बंद और फिर गोलियां चलने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दी। पूरा इलाका लर्ज उठा। अफवाहें और खबरें ये भी चलने लगी कि 3 से 5 के करीब मिलिटेंट यहाँ मौजूद हैं और फिर पुलिस ने भी, फोर्सेस ने भी लोगों को ये तलकीन, ये मशवरा देना शुरू कर दिया कि घरों से बाहर ना आए। सूरज ढलने के बाद तक की सूरत-ए-हाल में पूरे इलाके में सूरत-ए-हाल जूं की तू थी, लेकिन सूरज ढलने या अंधेरे के साथ साथ फोर्स ने इलाके में जनरेटर नस्ब करना भी शुरू किए और आखिरी खबरें मिलने तक इलाके की ये सूरत-ए-हाल जो रात करीबन अब से 15 मिनट तक पहले 15 मिनट हमारे पास पहुंची है, सूरत-ए-हाल जूं की तू बनी हुई थी। इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल है? हमारे साथी अब्दुल हमीद जो कुलगाम में वो इस सारे मामले पर नजर रखते हुए और वहां पर ही मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमीद साहब, बताइएगा ताजा तरीन अपडेट क्या है? इस वक्त भी अगर हम इसकी बात करें, इनकाउंटर की बात करें जो सामने में चल रहा है, इस वक्त भी गोलियां वक्फे वक्फे से तबादला गोलियों का हो रहा है। धमाकों की आवाजें दूर तक सुनाई देती है। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कई गांवों को और भी मजीद दायरा सर्च ऑपरेशन का बढ़ा दिया गया है। जो आर्मी है, मजीद आर्मी बुलाई गई है। जो ये अंधेरा है, अंधेरे का फायदा मिलिटेंट्स ना उठाए, इस बात का खास ख्याल रखा गया। लाइट्स इंस्टॉल की गई है, जनरेटर को ऑन कर दिया गया है। पूरी तरह से आर्मी वहां पे मुतहरिक है और लगता है कि ये रात भर इनकाउंटर जारी रहेगा या इसको रिज्यूम कर दिया जाएगा। सुबह सवेरे इनकाउंटर साइट्स पे पूरी तरह से तलाशी ली जाएगी, उसके बाद ही इनकाउंटर साइट को छोड़ दिया जाएगा। जी, ये हमीद साहब, कड़ाके की ठंड भी है, कुछ बारिशें भी पड़ रही हैं, वहाँ पे खबरें ये भी आ रही हैं। उस सारे के बीच में अवाम जो है, जो आसपास के घर हैं इस एनकाउंटर साइट के, क्या उन आबादियों को, लोगों को निकाला जा चुका है? जो आसपास जहाँ पे इनकाउंटर चल रहा था, वो जो वहाँ पे जो घर है, नजदीक के घर जो थे, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया, सेफली तरीके से रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। और पूरा गाँव जो है, बाकी लोग जो बचते उनको कह दिया गया है कि वो अपने घरों में ही रहे, बाहर ना निकले, ताकि उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इलाके में पूरी तरह से सिचुएशन इस वक्त टेंस बनी हुई है। पूरा इलाका घेरे में है, तो लोग भी परेशान है। गोलियों के जो आवाजें है दूर दूर तक, गाँव तक सुनाई दे रही है। गोपालपुरा हो, नोहामा हो या रंबामा हो या पंबई हो, वहाँ पे जो और इलाके है जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज है, वहाँ पे भी पूरी तरह से टेंस बना हुआ है। जी हमीद साहब, चलते चलते हमें ये बताइए, आखिरी गोली चलने की आवाज कब लगभग सुनाई दी या फिर आखिरी गोला चलने की आवाज कब सुनाई दी? क्योंकि कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि रात लगभग 8 बजे के बाद आवाजें नहीं आई हैं उस इलाके से गोलियों की या गोलों की। क्या ऐसी कोई खबर है आपके पास? नहीं, पूरी तरह से वक्फे वक्त से गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही है। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, धुंध पूरी तरह से छा गई है। आर्मी पूरी तरह से डटी हुई है। लगता है कि अब ये जो इनकाउंटर है, इनकाउंटर तकरीबन 7 बजे वहां पे इतने गोलियां चली कि हर एक लरस गया। और आर्मी जो है, जो बाकी जगहों पे तैनात थी, वो भी लेटिंग पोजीशन लेती हुई वहां पे नजर आई। और हमें भी डर लगा वहां पे, जहाँ पे ये वो खड़े थे, हम भी दूर थोड़े से खड़े थे इनकाउंटर साइट से, मगर वहां पे भी 8 बजे के करीब, 8:30 के करीब भी वहां पे गोलियों की आवाजें सुनाई दी, जो कि इस वक्त भी वक्फे वक्फे से वहां पे गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही। लगता है कि जो इनकाउंटर साइट है, जो मकान है, जिस मकान में वो मैसूर थे, जो मकान उन्होंने इस्तेमाल किया था, वो छोड़कर वो भागने के फिराक में थे, मगर आर्मी ने उनकी वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम बना दी। उस टाइम तकरीबन 15 मिनट तक गोलियों का जबरदस्त तबादला हुआ आपस में,
जहां से पूरा इलाका वहां पे लर्ज उठा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब। अब्दुल हमीद साहब, कुलगाम के सामनू का इलाका, और यहाँ पे आज बाद दोपहर करीबन शाम के आसपास ही मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान जो इनकाउंटर है, अभी इलाके से जिस तरह अब्दुल हमीद साहब बता रहे थे कि वक्फे वक्फे से गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और इलाके में साफ जाहिर है अफरा तफरी भी पैदा होती है, खौफ है, दहशत है, और ये गोलियां और गोले चलने का मामला है और इसमें आम लोग अक्सर डर के मारे दुबके ही रहते हैं और दुबकने की ज़रूरत भी है। जान है तो जहान है, जान बचानी पहली प्रायोरिटी रहती है। चलिए, ये तस्वीर का एक पहलू, एक रुख कश्मीर का, लेकिन दूसरा रुख जम्मू कश्मीर का। वो कल आपको याद होगा, वो खित्ते चिनाब में दिलदोज हादसा पेश आया था और खित्ते चिनाब में दिलदोज हादसे में 3 दर्जन से ज़ायद अफराद की मौत वाक़ा हुई थी। अभी इस आलम से, इस गम से, इस मुसीबत से खित्ते चिनाब के लोग नहीं निकले थे कि सुबह सुबह एक और क़यामत सुगरा बदरवा डोडा के इलाके में टूट पड़ी और सुबह 4 बजे बदरवा के इलाके में एक रिहायशी मकान से बताया जाता है कि आग नमूदार हुई और ये फिर आग देखते देखते आसपास के कई और मकानों को अपनी लपेट में ले गई। इस आग में बताया जाता है कि एक रेस्टोरेंट, 4 मकान और एक होटल भी आया और आग की में उस वक्त और ज़्यादा शिद्दत पैदा हुई जब कुछ रिहायशी मकानों में मौजूद गैस के सिलेंडरों ने आग पकड़ ली और फिर पूरे इलाके में इन गैस सिलेंडरों के फटने से धमाके हुए। अफरा तफरी का आलम यहाँ पर भी और पूरी आबादी जो है यहाँ घरों तक के पास पहुंची रेस्क्यू के लिए। आग बुझाने वाले अमले यानी फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार भी मौके पर पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश की। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन आग अपना काम कर चुकी थी और कुल मिला के 7 के करीब बताया जाता है कि इमारतों को नुकसान पहुंचाया। इमारतों को नुकसान, कुंभे खुले आसमान तले लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान। और ठीक इस सर्दी के मौसम में यह आग जालिम जो है ये खाक पे बिठा देती है और खित्ते चिनाब में लगातार दूसरे दिन हू का आलम, क़यामत सुगरा या वो कल वाला दर्द जो था उसमें और वो दर्द बढ़ा है। लेकिन इस सारे के बीच में मुकामी लोगों ने आग के हवाले से क्या बताया, ज़रा वो सुनते हैं और उसके बाद हम बताएं कि खित्ते चिनाब में बहुत से मामला देखने को मिल रहे हैं। ये कोई 3:30 बजे आग स्टार्ट हुई है थोड़ी थोड़ी। तो जब 4 बजे हमें भी पता चल गया तो फायर सर्विस के पास भी गए थे, लेकिन लगभग वो आधा घंटा लेट हो गए। तो जब वो लेट हो गए तो इधर फायर सर्विस एक गाड़ी आई, उसमें पानी नहीं था, एक में थोड़ा सा पानी था, वो जल्दी ख़त्म हो गया। उसके बाद में जनरेटर लिया नीचे दरिया में, तो जनरेटर में पेट्रोल ही नहीं था। फिर लोगों ने उनको पेट्रोल दे के, तेल दे के फिर उन्हें स्टार्ट किया। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फेल हो गई, किसी ने कुछ नहीं किया। ये सारे लोग, हमारा भाईचारा है, सभी लोग आए, हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठे मिलके हमने पानी शानी डाला, आदों को बाहर निकाला। तो उसके बाद तो जब तक ये सारा ख़त्म हो गया फिर उन्हें फायर सर्विस ने काम किया, लेकिन फायर सर्विस के साथ खित्ते चिनाब की इंतज़ामिया आज भी सवालों में रही। लेकिन खित्ते चिनाब की इंतज़ामिया को हवाले से आज जब ये सारे मामलात उठे तो जम्मू में डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने आज एक तरफ मेडिकल कॉलेज डोडा का दौरा भी किया, साथ साथ में उस आग की जगह पे बदरवा में जो आग की औलाक वारदात हुई वहाँ भी मुतासरा कुंभों की बाजाबादकारी, उनका हाल अहवाल पूछने के लिए भी पहुँचे और यहाँ उन्होंने जंगी बुनियादों पर इक़दाम उठाने के अहकाम दिए। उनके हमरा महकमाल की टीमें भी थी और उन्होंने इस हवाले से इंतज़ामिया को बताया कि वो इसकी रिपोर्ट भी पेश करें। कल के वाक़े की तहकीकात भी हो रही हैं और आज के वाक़े की भी रिपोर्ट की बात की गई है। हमने उनका रेडियो उठा के नाले में लिया, थोड़ा मैंने बजाया पेट्रोल नहीं था। उसकी बड़ी जब थोड़ा से गाड़ियाँ मंगाई, 1 घंटा भी उनको लगा पहुँचने। उसमें सारा एक घंटे में सारा सब मोटरसाइकिल भी तेल निकाल दो, उसमें डाला। बाद में बोलते हैं ये ठंडा हो गया, ये चलता ही नहीं। फिर क्या फाइबर यहाँ पहुँचा, दोनों की मोटर
पानी नहीं कर सकता। हमने उनका ग्रेडर उठा के नाले में दिया, पूरा हमारे पेट्रोल नहीं था। उसकी वजह से थोड़ा से गाड़ियाँ मंगाई, 1 घंटा भी उनको लगा। खित्ते चिनाब और खित्ते चिनाब में लगातार दूसरा दिन। कल हादसा, आज आग सुबह तड़के लोग सोए हुए थे, लेकिन जब लोग सो के नींद से उठे तो एक और मुसीबत थी। मुसीबतों का अड्डा बन चुका है खित्ते चिनाब। और आज सुबह 9:43 पर खित्ते चिनाब में भूचाल के झटके भी सुनाई दिए, दिखाई दिए, महसूस किए गए। 3.9 रेक्टर स्केल पर भूचाल के इस झटके की रफ्तार और साफ जाहिर है खित्ते चिनाब सिस्मिक जोन 5 और 5 सिस्मिक जोन खतरे वाली घंटी बजाता ही रहता है। और यूं इलाके में खतरे की घंटी बजी और लोग जो पहले से ही सहमे हुए, डरे हुए थे, इस सुबह 9:45 बजे के करीब और डर गए। एक और अफरा तफरी सुबह खित्ते चिनाब के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिली। और नाज़रीन, अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर का एक और रुख, और ये रुख प्रॉपर्टी जब्त करने का, जायदादें जब्त करने का। और रियासत के तफ्तीशी इदारों ने आज पुलवामा में एक और बालाई वर्कर की जायदादें जब्त की हैं। आज बताया गया कि रियासत की SIU ने सुबह सुबह पुलवामा के छराट आरीगाम में एक बालाई वर्कर इशफाक अहमद वानी का सेब बाग, जो कि 7 कनाल 10 मरलों पर है, को जब्त कर लिया। उन्होंने मजीद कहा कि इशफाक अहमद वानी जो मिलिटेंटों की जानिब से बारूदी सुरंग के जरिए फोर्सेस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने में मुलविस है, जबकि वो खुद इस वक्त PSA के तहत जेल में मुकीद भी है, उसकी आज प्रॉपर्टी जब्त की गई। आपको बताते चलें, जनूबी कश्मीर में NIA ने बेगम बाग और सगु नारबल में भी 2 मिलिटेंटों की जायदादें, 8 के करीब जायदादें पहले ही जब्त की हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में जब्त करने का, प्रॉपर्टी सील करने की कार्रवाई, लेकिन शुमाली कश्मीर के उड़ी में फौज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई। क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो अभी आपको बताएंगे, और सियासत के गलियारों पे भी नजर रखेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा। बारामूला की खबर बताएंगे, जहां फौज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। बारामूला के सरहदी इलाके में, आपको याद होगा, कल ही दरअंदाजी की फौज ने बताया कि कोशिश को नाकाम किया गया था, और आज बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और फौज ने बताया कि पुलिस, फौज और खुफिया इदारों को मुसद्दका इत्तला मिली थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल की उस तरफ से मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस और फोर्सेस ने यहाँ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। और दरमियानी रात को उड़ी में लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ जो नाके बिठाए गए थे, वहाँ पे उस दौरान उनका आमना सामना हुआ, जिस दौरान गोलियां चली और गोलियों के तबादले में दरअंदाजी करने वाले 2 मिलिटेंट मारे गए। फौज ने आज ये भी बताया गया कि ये 2 मिलिटेंट टीम की शिनाख्त भी हो चुके हैं। इनमें एक के नाम बशीर अहमद मलिक है और दूसरे का नाम अहमद गनी शेख का है, और इनके कब्जे से 2 AK-47 राइफलें, चीनी ग्रेनेड, गोलियां और अद्वियात समेत कुछ पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद की है। ताहम फौज ने यहाँ ये दावा किया कि बशीर अहमद मलिक पिछले 30 सालों के दौरान एक गाइड की हैसियत से मिलिटेंट्स के लिए काम कर रहा था, और ये काफ़ी इलाके में या जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार में काफ़ी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में शामिल था। यहाँ फौज ने यह भी बताया कि जाड़े के मौसम में भी मिलिटेंट्स की तरफ से दरअंदाजी की कोशिशें हो सकती हैं, और पाकिस्तानी कश्मीर के लॉन्चिंग पैडों पर बड़ी तादाद में मिलिटेंट दरअंदाजी की ताक में बैठे हुए हैं। ताहम फौज ने बताया कि उनके इन इरादों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। November, the suspicious movement of terrorists was spotted across the line of control, और इस मूवमेंट को हमारे सर्विलेंस ने कंटिन्यूअसली ट्रैक किया। जब इन्फिल्ट्रेटिंग टेररिस्ट ने लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया तो उनको एंगेज किया गया। उस एंगेजमेंट के दौरान फायर एक्सचेंज भी हुआ। फायर एक्सचेंज के बाद जब एरिया का डिटेल्ड सर्च किया गया, तब
वहां पे हमें जो टेररिस्ट कैजुअलिटीज है, बहुत सारे टेररिस्ट कैजुअलिटीज, देयर बीन मेनी टेररिस्ट कैजुअलिटीज. The exact numbers can't be confirmed because of the close proximity to the line of control. Howsoever, 2 bodies of the terrorists have been recovered, along with the warlike stores, जिसमें 2 AK series राइफल है, 2 पिस्टल्स है, साथ ही साथ 4 चाइनीज ग्रेनेड्स और इन सारे हथियारों के एम्यूनिशन, मेडिकल सप्लाईज, ईटेबल्स, पाकिस्तानी करेंसी और कुछ एक आइडेंटिटी के पेपर्स या नॉर्मल पेपर्स वगैरह हमें मिले हैं. द मोस्ट सैलिएंट फीचर ऑफ दिस ऑपरेशन इज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बशीर अहमद मलिक. और चलिए अब जरा नाजरीन बताते चलें तामीर और तरक्की की बात. तो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हवाले से शाम गए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग का में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी का जायजा भी लिया. लेकिन दिन में उन्होंने आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए 4 प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी किया. श्रीनगर में डल लेक के किनारों पर, चाहे वो श्रीनगर का कन्वोकेशन नज़दीक सिकी पॉइंट हो, निशाद पार्किंग हो या लेक का फ्रंट फेज हो, शालीमार का 4th रोड हो, यहाँ अवामी प्रोग्राम भी हुए और यहाँ पे इको पार्क का इफ्तिताह भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया. और यहाँ मनोज सिन्हा ने बताया कि हम डल झील के अतराफ में 4 मुकामात पर स्मार्ट सिटी के तहत तैयार करदा 4 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं और ये श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के अहदेदार काबिल तारीफ के मुस्तक हैं. उन्होंने तरक्की की बात की और बताया कि जब वादी में तरक्की की बात आती है तो हमने ये बहुत कुछ हासिल किया है और मुझे यकीन है कि इन जगहों पर सयाहों और मुकामी लोगों की अब बड़ी तादाद भी नजर आएगी. मनोज सिन्हा ने बताया कि मुकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा करने होंगे, लेकिन हमें अमन अमान को बरकरार भी रखना होगा और हम सिर्फ पुलिस पर इन्हिसार अमन अमान के लिए नहीं कर सकते हैं. मनोज सिन्हा ने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है और हमें बहसित मुआशरा एक दूसरे के साथ खड़े होने और एक नए जम्मू कश्मीर की तश्कील के लिए मिलकर काम करना होगा. अगर जब कुछ मसाइल आज भी हैं और वादी में इन मसाइल से कुछ लोग कशीदगी भी पैदा करना चाहते हैं, वो हम पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, ताहम हम उनको बता देना चाहते हैं कि यह वादी अब और तकालीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती है. आज अतर आमिर की बारी थी और आज अतर आमिर जो श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर भी हैं, उनकी पीठ थपथपाते हुए, उनकी तारीफें करते हुए मनोज सिन्हा थक भी नहीं रहे थे. हम अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहेंगे तो ये शांति अस्थायी होगी. और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोफेटियर्स थे उनका जमाना लग गया है. अभी भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये शांति में खलल पड़े, कश्मीर में, जम्मू में कुछ हो ना हो, दुनिया में कहीं कुछ हो तो उसको लेकर के वो यहाँ का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करते हैं. मैं समझता हूँ कि ये हमें समझने की आवश्यकता है और टूरिज्म जिस तरह से बढ़ रहा है उससे यहाँ की इकॉनमी बढ़ रही है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो पूरे देश में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, श्रीनगर उसका एक उदाहरण बन रहा है. तो हमें गर्व इस बात पर होना चाहिए, न कि इस बात पर होना चाहिए कि ऐसा आदमी हमारे यहाँ पैदा हुआ जिसने 100 लोगों को मार दिया. मुझे लगता है कि जब हम ऐसे कामों से विमुख होंगे और ऐसे कामों की तारीफ करेंगे तो यकीन मानिए ये अभी शुरुआत है, अभी मंजिल बहुत दूर है, मंजिल भी आप जरूर प्राप्त करेंगे, इसके प्रति मुझे पूरा भरोसा है. मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए और ये निवेदन करते हुए, ये बड़ा आवश्यक है. जिस दिन शांति में खलल आई, यकीन मानिए मनोज सिन्हा तामीर और तरक्की की बात कर रहे थे डल झील के किनारे से और तामीर और तरक्की के दौरान हालात की अक्कासी भी, हालात को बयान भी किया. मनोज सिन्हा ने श्रीनगर की स्मार्ट सिटी के उन अहदेदारों की तारीफ भी की जिनने बेइंतहा काम किया है और शहर को खूबसूरत बनाया है. अतर आमिर का नाम फ्रंट लाइन के आज के उन लोगों में शामिल भी था. लेकिन आपको बताएं, सियासत के गलियारों में भी बड़ी हलचल हो रही है, इल्ज़ामात लग रहे हैं, जवाबी इल्ज़ामात हो गए. आज आज़ाद के भी इल्ज़ामात थे. क्या कुछ किसने बताया सियासत में, किसने आज कौन सा इल्ज़ाम बताया, हम आप तक बराबर पहुंचाएंगे. लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे. इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है. सियासत में बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले अपडेट करें
अगला वर्ल्ड कप का मुकाबला फाइनल जो है वो हिंदुस्तान और श्रीलंका का हो सकता है। मेरे पास अपडेट यही आ रहे हैं कि ऑलमोस्ट विन है। जो इस वक्त मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, सही तजुमुल ने मुझे अपडेट किया है कि ऑलमोस्ट विन है। हम उस पर चलेंगे कौन जीता कौन हारा, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास था साउथ अफ्रीका की आज जो बैटिंग लाइन है वो लड़खड़ा गई। एक खिलाड़ी मिलर जिसका नाम है वही कुछ कर सका, बाकी सब थे। लेकिन हम बताएं आपको कि सियासत के गलियारों में इल्जामात, जवाबी इल्जामात का सिलसिला। फारूक अब्दुल्ला साहब के फर्जंद उमर अब्दुल्ला का इल्जाम शुरू हुआ था पटन के टंगमर्ग से और जवाब मिला था उनको अल्ताफ बुखारी की तरफ से, और उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने जवाब फिर दिया पटन से, तो जवाब फिर अल्ताफ बुखारी ने उड़ी से दिया। आज आज़ाद ने इल्जाम लगाया। आज आज़ाद बानिहाल के दूर दराज के इलाके नील के इलाके में थे। आज़ाद यहाँ अवामी जलसा करे थे और आज़ाद ने, गुलाम नबी आज़ाद ने, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद ने आज यहाँ अवामी जलसे के दौरान अपनी ताकत, अपना सपोर्ट दिखाने की बात भी की और ये भी बताया कि दूर दराज के इलाकों तक लोग उनके उस दौर इक़्तिदार को मानते हैं जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में डबल शिफ्ट की बात की, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में करप्शन फ्री सरकार देने की कोशिश की और उसमें वो बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन आज़ाद ने आज अपने जलसे के दौरान इल्जामात भी उठाए और इल्जामात में उन्होंने कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूल बानियाली का नाम तो ना लिया, लेकिन बातों बातों में कह ही गए और कुछ ऐसा कह गए कि बात दूर तक जा पहुंची। आज़ाद ने अपने दौर इक़्तिदार यानी जब वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे और मरकज़ में हेल्थ मिनिस्टर थे, उस दौरान उन्होंने बताया कि ट्रिपल शिफ्ट भी हुआ और जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने मरकज़ से तब काफ़ी रकूमात की। आज के कुछ अस्पतालों का या मेडिकल कॉलेजेस का नाम लेते हुए उन्होंने बताया कि ये सब कुछ उन्होंने कराया है। बहुत से लोग आज अपने खाते में डालते हैं, लेकिन कराया मैंने है और आइंदा भी वो कराने की कोशिश भरपूर करेंगे। ज़रा सुने इल्ज़ाम गुलाम नबी आज़ाद ने आज जो लगाया या बयान जो उन्होंने दिया, दूर तलक जो जाएगा वो बयान क्या था। मेरा एजेंडा उन तमाम लोगों तक है और मेरे साथियों, गरीबों की खिदमत करना, उनकी सेवा करना। जो लोग दौलत बनाने के लिए आते हैं, यहां भी मैंने एक लड़का दिया था, दुकान से उठाकर मिनिस्टर बनाया, लेकिन सबसे पहले अपनी दोस्ती बड़ी बड़ी कंपनियों से की और खुद करोड़पति हो गया। गुलाम नबी आजाद जम्मू में अभी 50 साल से घर नहीं बनाया, उन्होंने 2 साल में बनाया। इसलिए उन लोगों को जो मेरे साथ हैं, जो मेरे एजेंडा पर नहीं चलते, जो लूट खसूट करने के लिए, दौलत बनाने के लिए, गरीबों का पैसा खाने के लिए सियासत में आते हैं, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। मुझे इस रियासत के अवाम की जरूरत, जो इस रियासत से जहलत, गुर्बत, बेकारी, बेरोजगारी, आज हमारे लाखों लड़कियां और लड़के बेकार हैं और बेरोजगार हैं। कुछ चीफ मिनिस्टरों की तो ये कोशिश रही है कि यूपी के, बिहार के तो मुझसे उससे दुगनी होनी चाहिए। ये लीडरों का मंशा है। संसद में इसलिए आए दौलत गुलाम नबी आज़ाद, तो सुन लिया आपने। गुलाम नबी आज़ाद ने बराह रास्त बताया कि मैंने यहां से एक लड़का उठाया था, वो दुकान पे काम करता था, मैंने उसको मिनिस्टर बनाया, तब उसके पास कुछ नहीं था, आज वो करोड़पति है, मैं तो मकान नहीं बना सका। सीधा इल्ज़ाम वकार रसूल बानिहाली का, नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं कि इस इलाके का रहने वाला जो गुलाम नबी आज़ाद के बहुत क्लोज माना जाता था वो वकार रसूल बानिहाली था। सब लोग ये भी जानते हैं कि वही मिनिस्टर थे इस इलाके के जो गुलाम नबी आज़ाद के काफ़ी क्लोज थे। हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम वकार रसूल बानिहाली से बात कर सकें, जान सकें, लेकिन उनका राब्ता नहीं हो रहा है। कोशिश हम करेंगे कि अगर वकार रसूल बानिहाली से हमारा राब्ता हुआ तो हम उनका रिएक्शन जानना चाहेंगे कि कितना करप्शन किया है, क्योंकि सीधा इल्ज़ाम वकार रसूल वानी पर लगा। अगरचे गुलाम नबी आज़ाद ने उनका नाम नहीं बताया, लेकिन हम सब जानते हैं और जिस तरह मैंने पहले बताया, बात दूर तलक जाएगी कि आखिर कौन कितना करप्ट है। और गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि आज की तारीख में वो 70 साल से मिनिस्ट्री करें, 50 साल से मिनिस्ट्री करें, वो नहीं उतना कमा सके जितना वो आदमी
बहुत कम उर्से में कमा गया। तो चलिए ये एक तस्वीर का रुख, लेकिन दूसरा रुख ये साबका वजीर खजाना अब्दुर्रहीम राथर का है, जो आज बडगाम में थे और बडगाम में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। यहाँ पार्टी के दूसरे लीडरान भी उनके साथ थे और जिनमें अली मोहम्मद डार के साथ साथ सैफुद्दीन भट्ट भी शामिल थे। और यहाँ अपने खिताब के दौरान अब्दुर्रहीम राथर से लेकर दूसरे लीडरान ने नौजवानों को यह भी बता डाला कि पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत है। पार्टी लीडरान ने सरकार से जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करके असेंबली इंतखाबात का यहाँ मुतालबा भी किया। और अब्दुर्रहीम राथर ने अपनी तकरीर से लेकर मीडिया टॉक में यही बताया कि मरकजी सरकार और बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से डर रहे हैं, क्योंकि उनके अल्फाज के मुताबिक बीजेपी को मालूम है कि जम्मू कश्मीर में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और इसलिए वो इंतखाबात नहीं कर रहे हैं। ताहम पार्टी के सीनियर लीडर की जानिब से दिए गए बयान यानी उमर अब्दुल्ला के बयान पर अब्दुर्रहीम राथर ने बताया कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों को सब्ज बाग दिखाने की कोशिश करें, इसलिए वो कुछ बोलते हैं, दिखने में कुछ और होता है। ये बडगाम में आज अब्दुर्रहीम राथर ने अपने खिताब से लेकर मीडिया इंटरेक्शन में बताया। तो सुनिएगा अब्दुर्रहीम राथर ने क्या बताया। जिस रूल में आप अपनी दिल की बात नहीं कह सकते, जहां आप अपनी परेशान हाली को इजहार नहीं कर सकते, वो तो ऑटोक्रेटिव रूल ही है। यहाँ पर आपको बोलने का हक नहीं है, अपनी मुसीबतें बताने का हक नहीं है। मैंने इशारा भी दिया रिसेंटली, जो मुलाजमिन के बारे में एक ऑर्डर हुआ, वो अपनी बात कर नहीं सकते। हम भी हुकूमत चलाते थे और जब भी मुलाजमिन के मसाइल होते थे हम बैठते थे उनके साथ, हमारी कैबिनेट बैठती थी, कैबिनेट सब कमिटीज बनी हुई थी जो मुलाजमिन के साथ उनके मसाइल पर बात करती थी। लेकिन आज तो कैबिनेट सब कमिटी तो छोड़ दीजिए, कैबिनेट कहीं है नहीं, लेकिन आज कहते हैं कि आप बात भी नहीं कर सकते। साबका वजीर खजाना अब्दुर्रहीम राथर, लंबी तकरीर, उनका कुछ हिस्सा आपको सुनाई दिया, लेकिन आपको बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में भी अपने प्रोग्राम मुनक्कद करिए, कन्वेंशन करिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में अपने वोटरान को, अपने कारकुनान को और स्ट्रांग और पास लाने की भरपूर कोशिश करिए। और उसी में आज अजय सदोत्रा की सरबराही में भी जम्मू में आज एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिस दौरान पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने पर जोर दिया गया और साथ साथ में साफ जाहिर है बीजेपी निशाने पर था तो बीजेपी की तनकीद भी की गई। हम लोगों की बात सुनेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो लोगों की परेशानियां हैं, कल नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पावर में आएगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की परेशानियों को दूर करेगी ताकि हम लोगों की परेशानियों में कमी ला सकें, ये हमारी कोशिश होगी। और क्योंकि हमारे ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है ये एक लोगों की गवर्नमेंट होती है और वेलफेयर सरकार होती है, इसका कोई प्रेस्टीज नहीं होता। मगर ये जो सरकार है डबल इंजन सरकार, ये कोशिश करती है हर बात पे प्रेस्टीज बनाया जाए। जैसे आपके सामने आपने देखा कि अभी वो जो थे टोल प्लाजा का जो एजिटेशन हो रहा था, उसमें ऐसा गवर्नमेंट ने प्रेस्टीज बनाया था कि जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी बात है। लोगों के सामने सरकार की। और चलिए नाजरीन, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात, कहते हैं अगले इंतखाबात में जीत उनकी होगी, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जीत ऑस्ट्रेलिया की होने जा रही है, उस पर भी हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले बताएं कि 5 अगस्त के फैसले के बाद इल्ज़ामात बहुत से लगे थे। कल उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया था और उमर अब्दुल्ला साहब ने आज़ाद से लेके अपनी पार्टी के लीडरान पर भी इल्ज़ाम लगाया था और उन्हीं इल्ज़ामात के जवाब आज दिए गए। और आज डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव पार्टी के लीडर सलीम परे तर्जुमान ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए सवाल उमर अब्दुल्ला से पूछ लिया कि आप दूसरों पे इल्ज़ाम बता रहे हैं तो बताइएगा 5 अगस्त के बाद आपके एमएलए साहिबान, आपके एमपी साहिबान कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किस तरह की सियासत की उन्होंने और क्या कुछ किया, चुप्पी क्यों अख्तियार की, कुछ अंदर की बंदर बांट तो नहीं की, उनका खुलकर भी बात करें, ये सलीम परे ने बताया। जरा सुनिएगा सलीम परे क्या बता रहे। उमर साहब ने कल एक सवाल अपनी तकरीर में मैं उनको सुन रहा था, उनको जवाब जरूर देना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब को अरेस्ट नहीं किया गया। मैं उमर साहब को कहना चाहता हूं कि आपके जो बाकी 2 एमपीज, अपरेंटली फारूक साहब यहां बंद थे, लेकिन आपके 2 एमपीज अकबर लोन साहब और हसनैन मसूदी साहब दिल्ली में थे। इसी तरह आजाद साहब भी दिल्ली में, हाउस चल रहा था।
लेकिन आपके जो 2 एमपीज थे वो उनकी चुप्पी थी, वो चुप करके बैठे और हमारे लीडर आजाद साहब ने जम्मू कश्मीर के अवाम की बात वहां पर की। और मैं आपके जरिए बता देना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद साहब यहाँ के लीडरान के साथ साथ यहाँ के लोगों की हालत पुरसी पूछने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों को लाया था यहाँ पर। जब उनको रोका गया एयरपोर्ट पे, जब उनको रोका गया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू अप्रोच ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट। और मैं आपके जरिए बता देना चाहता हूं कि इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट कि आजाद साहब को यहाँ पर अलाउ किया गया और आजाद साहब के साथ साथ मुल्क के दूसरे लीडरान यहाँ पर आए और यहाँ पर लोगों से उनकी इंटरेक्शन हुई। हालांकि कश्मीर उनको अलाउ नहीं किया गया, जम्मू में वो रुके। तो मैं आपसे आपके जरिए ये जरूर बता देना चाहता हूं कि अगर हम अपने किसी नुमाइंदे को कहीं किसी जगह भेजते हैं, उसको उसके प्रोटोकॉल के लिए नहीं भेजते हैं, बल्कि उसको इसलिए भेजते हैं कि वो आवाम की बात की। और इल्जामात, जवाबी इल्जामात, जीत हार की बात, लेकिन हार हो चुकी है जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट के मैदान में। दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा दिया गया, 3 विकेटों से हरा दिया गया है और ये हराया है उसने ऑस्ट्रेलिया ने। और अब एतवार को मुकाबला क्रिकेट के मैदान में फाइनल का, वर्ल्ड कप के फाइनल 50 ओवर का वर्ल्ड कप, और उसके फाइनल का मुकाबला जो होगा वो हिंदुस्तान बमुकाबले ऑस्ट्रेलिया होगा। खबर आ रही है, अभी की खबर आ रही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दी है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर कुछे, वो हमें अपडेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ सईद तजुमुल भी हमें अपडेट कर रहे हैं और ये बड़ी खबर आ रही है। और जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से दी है शिकस्त। फाइनल में हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में होगा और ये फाइनल 19 नवंबर को खेला जाएगा। एतवार का दिन होगा और एतवार के दिन हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा। यूं तो साउथ अफ्रीका की टीम से आज खेल के मैदान में कुछ वो नहीं कर सकी जो सेमीफाइनल में उनसे उम्मीद थी। और पहले वो खेलते हुए जब उन्हें बैटिंग की तो ताश के पत्तों की तरह साउथ अफ्रीका की टीम बिखरती गई। सिर्फ एक मिलर थे, वो किसी हद तक डट गए और उन्हें सेंचुरी की, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन भी कुछ उस तरह से नहीं कर सकी। चलिए 212 का ताक़ुब कर रहे थे और मुझे और कुछ अपडेट कर रहे हैं, चूंकि क्रिकेट पे पूरी नजर रखते हैं हमारे साथी गौहर कुछे और वो अपडेट करते हुए बता रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका ने 212 के जवाब में ताक़ुब दिया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी इस मुकाबले को हासिल करने के लिए उस तरह से जम नहीं सकी, उस तरह से खेल नहीं सकी। 45.2 ओवर्स में ये 47.2 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने यह हदफ पूरा कर लिया। इस खबर पे आएंगे अगले बुलेटिन, इसी खबरनामे में कोशिश करेंगे हम जाने अपडेट में, क्योंकि अगला मुकाबला जो है फाइनल है वो इंडिया का होने जा रहा है। तो देखते हैं कौन चित होगा कौन पट होगा, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइन के सामने इस वक्त सब ढेर होते जा रहे हैं। बड़ी स्ट्रांग बैटिंग लाइन है और शमी तो अब कहर डाल रहा है। लेकिन क्रिकेट के साथ साथ हम आपको बताते चले सियासत पे नजर डालेंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे सभी साथी अपडेट कर रहे थे। मेरे पैनल पे गौहर कुछे हैं, सईद तजम्मुल हैं, उसके साथ साथ साहिल मजीद हैं, आबिद कादर हैं, मुदस्सर खान हैं, सबका शुक्रिया मुझे क्रिकेट से अपडेट कराने के लिए। और क्रिकेट में अब फाइनल जो है एतवार के दिन इंडिया बमुकाबले ऑस्ट्रेलिया होगा। कंगारू वर्सेस इंडिया, तो उसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा वो आपको बताएंगे। वो सब जाहिर है इंडिया की बैटिंग लाइन के सामने कोई टिक नहीं वाला इधर नहीं है। लेकिन अब जरा हम सियासत में, तो लाल सिंह के बारे में आप जानते हैं। लाल सिंह जम्मू कश्मीर की सियासत शख्सियत में कदावर शख्सियत हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में पार्लियामेंट में भी रहे और उसके साथ साथ वजीर भी रहे, जंगलात और माहौलियात के वजीर भी रहे। लेकिन कुछ कंट्रावर्सीज के दौरान पिछले दिनों उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उनकी वाइफ, उनके लोग जो हैं वो लगातार जम्मू में इस तरह के प्रोटेस्ट भी करें। तो आज भी जम्मू में लाल सिंह की वाइफ ने एक मुजाहरा करने की, अपने यहाँ जो साथी उनके साथ मुजाहरा करने की कोशिश की और एक यहाँ पे उन्होंने मीडिया इंटरैक्ट भी किया। जरा मीडिया इंटरैक्ट फटाफट में सुनते हैं। अनिल शर्मा से मजीद जानेंगे। चलिए ये जरा मीडिया इंटरैक्ट सुन लीजिएगा उनका। उसके बारे में क्या 3 दिन का नहीं था, 5 दिन की रिमांड। तो आज हमारी वो डेट तारीख थी, वहाँ पे सुनवाई होनी थी, लेकिन जज साहब ने कहा कि अभी वो जो
ऑब्जेक्शन फाइल करके गए हैं, तो उनको मैं स्टडी करूंगा जी। उसके बाद परसों सैटरडे को होगा 18 को। देखिए मीडिया पर्सन जो आप लोगों को दिन रात लड़ता है जी, उसका सपोर्ट करो। मैं हाथ जोड़ के यही गुजारिश करूंगी जी। और मुझे उम्मीद भी है कि जनता साथ देगी। गया था उसके बारे में क्या? 3 दिन का नहीं था, 5 दिन की रिमांड। लाल सिंह की अहलिया जम्मू में मीडिया इंटरेक्शन कर रही थी और खबरें आ रही हैं कि एक बड़ा वो रैली भी करने का प्रोग्राम बना रही है। लेकिन आपको नाजरीन बताएं, आज के दिन के हवाले से, आज मेरा दिन था। आज मेरे साथ जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो गौहर कुचे हों, चाहे अमीन हों, आबिद कादरी हों, हिलाल हों या दूसरे लोग हैं, आज हमारा दिन था। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको हकीकत पर मबनी खबरें अब तक पहुंचाते रहे और आज के दिन को नेशनल प्रेस डे के तौर पे मनाया जाता है। हर साल 16 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है और आज का दिन एक आज़ाद और जिम्मेदार प्रेस की अलामत भी समझा जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को आज ही के दिन एक निगरान इदारे के तौर पर काम करने की इजाज़त दी गई थी। उस बाज़ाब्ता तौर पे आज से शुरू भी हुआ था और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई थी कि प्रेस के आला मेयारात को बरकरार रखा जा सके। प्रेस वो है जो किसी असर रसूख या धमकी के आगे ना झुके। आज का ही दिन है कि 16 नवंबर को सहाफ़त जो मुल्क में एक जिम्मेदार और आज़ाद सहाफ़त की अलामत होती है, उस अलामत के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्रामों के मौके भी दिए जाते हैं और 2012 से ये अवार्ड उन सहाफ़ी के एजाज़ में भी दिया जाता है जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी की होगी। लेकिन आज की सहाफ़त पर अगर नज़र डाली जाए या नज़रसानी न की गई तो साफ जाहिर है सादा लोग अवाम जो है उनका मुस्तकबल बच भी नहीं सकता है। आज के सहाफ़त में खंजर भी हैं, तलवार भी हैं और आज की सहाफ़त में इज़्ज़त भी, पगड़ी भी उछाली जाती है, ख्याल भी नहीं रखा जाता है। आज की सहाफ़त के अपने अपने रंग हैं। कुछ लोग इसे रंगसाजी कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो आज बड़े बड़े लोगों का काम है, सहाफ़त आज नहीं बची है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं, बड़ी तादाद सहाफ़ियों की है, जो आज के दिन पे कोशिश करते हैं या आज के दिन के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से कोशिश करते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ को से अवाम को बाखबर रखा जाए और जो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है उसको भी सामने मद्देनज़र रखा जाए, उस पर कोई आँच ना आए। हमारी जम्मू कश्मीर में भी बड़े नाम हैं जो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म का ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं गलती हो जाती है, कहीं डिलिब्रेट हो जाता है, ताहम हो ही जाता है। और वो चौथा पिलर जो डेमोक्रेसी का कहा जाता है वो कभी टांग के बगैर हो जाता है, कभी लुढ़खड़ाया जाता है, कभी दब जाता है, कभी दबाया जाता है। ताहम आम लोगों की उम्मीदें आज के दिन से बहुत ज़्यादा जुड़ी रहती हैं। एक वो अजीम पेशा है कि जो पेशा हमारे समाज में एक आईना बन के आता है, जो पेशा हमारी समाज में अपनी वो पहचान दिखाता है कि जिस पे सारी जनरल पब्लिक जो है उस आवाज के साथ आवाज मिला के ये कहती है कि हाँ, जो ये बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सच है और इसमें कोई दूसरी शक की गुंजाइश ही नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात हम आज के दिन के हवाले से मुनासिब करना समझेंगे वो ये है कि आप देख लीजिए, जहां पे आप सीधे किसी रोड पे, जनरल रोड पे, किसी पार्क में, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग करते हैं, उसके साथ ही आप पहाड़ों पे, आप कहो बियाबानों में, आप जंगलों में, उनकी रखवाली में आपका जो रोल है, आप क्रिकेट मैच अगर अंदर से हम सारे तमाशा देखते हैं कि क्रिकेट मैच कैसे हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन बाहर आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। आज जो आप रिसेंटली कुछ वार लाइक सिचुएशंस देखते हैं, उसमें देख लीजिए कि हमारे रिपोर्टर्स कैसे वहाँ की जो अक्सबंदी है, वहाँ की जो इंफॉर्मेशन है, वहाँ का जो कंटेंट है, जो एक्चुअल हैपनिंग्स है, वो जनरल पब्लिक तक पहुँचाती है। जो मीडिया फ्रेटर्निटी का रोल है, जो सहाफ़ियों का रोल है, ये एक वो अजीम पेशा है कि जो जिस किसी भी पॉजिटिविटी के साथ हमारे समाज के सामने रखें, समाज उसी तरीके से इस चीज़ को ले लेता है। जहाँ हम आज के दिन पे आपसे मुबारक करते हैं, आपको हमारी एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म के साथ साथ जिम्मेदारियां, पहाड़ हो, बियाबान हो, और वो जंग हो, गाजा का मैदान हो, यूक्रेन हो, सहाफ़ी अपनी सहाफ़ती फ़र्ज़ निभाते हुए जान भी देता है और सबसे ज़्यादा तलवार जो है हर तरफ से वो सहाफ़ी पे गिरती है।
आज के दिन की इफादियत सईद तजम्मुल मेरे साथ ही जरा फटाफट में उनसे जान लेते, पहले क्रिकेट का ही उनसे जान लें क्योंकि क्रिकेट पे सईद तजम्मुल की पूरी नजर रहती है। सईद तजम्मुल जरा क्रिकेट पे बताइए, उस पर थोड़ा सा रिपोर्टिंग कर लीजिए क्योंकि बात सहाफी की है तो सहाफी की जिम्मेदारी रिपोर्टिंग है। तो जरा बताइए क्रिकेट में ये जीत आज की जो ऑस्ट्रेलिया की है, ये हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका जो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा उसमें कितनी अहमियत रखती है? जी तजम्मुल, कितना अहमियत रखती है आज का ऑस्ट्रेलिया का जीतना? क्योंकि मैं तो चाहता था साउथ अफ्रीका जीत जाए तब मुकाबला जो होगा वो थोड़ा हल्का ही होगा। ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी टफ टीम है। लेकिन ऑडियो कॉल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, लेकिन जो मैं आपका सवाल समझ गया। जी बताइए तजम्मुल, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो बताइए आज का क्रिकेट मैच का थोड़ा सा आप हाल बता दीजिए, उसके बाद सहाफत। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आज का ये मुकाबला जीतने के लिए जो था साउथ अफ्रीका की टीम से रिवायती अंदाज में जो मुकाबला हुआ। तजम्मुल बताइए, ये 400 रन तो पिछले मैचों में बन रहे थे, 300 370, आज क्यों इतने कम बन गए? जी तजम्मुल, शायद हमारी आवाज तजम्मुल से नहीं जा रही है, कोशिश करेंगे हम दोबारा उनसे आवाजें, लेकिन तब तक हमारी आवाज उनसे होती है तब तक आपको बताएं ये ऑस्ट्रेलिया मैच जीत चुका है, लेकिन कुछ हालात वाक़ात में नजर भी डालते चले। सुरनकोट का आपको बताएं, टाटा मोबाइल जो है उसमें आज आग लगी, अचानक आग लगी है और इस टाटा मोबाइल में जो आग लगने की वजह जो है वो बताया जाता है कि उसमें गैस सिलेंडर थे और गैस सिलेंडर में वहीं पे। और जम्मू में अगर बात की जाए तो जम्मू में आज स्मार्ट मीटर्स पे मुजाहरा भी हुआ। लेकिन सईद तजम्मुल से हम जरा क्रिकेट की बात फटाफट में जान लें, वक्त का बचा कम है। सईद तजम्मुल ये बताइएगा, अभी तक क्रिकेट में 400 रन बनते थे, 300 रन बने थे जो इस वर्ल्ड कप में था, इसमें इतने कम क्यों रन बने? दो बड़ी टीमें थी फिर भी कम रन। देखिए सेमीफाइनल में अमूमन जब आप देखते हैं तो दो बड़े कॉरिडोर जो क्रिकेट के हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इसमें क्योंकि विकेट जो था वो नया था, ये वो विकेट नहीं था जिसमें मैचेस बहुत ज्यादा खेले गए हैं। और कल के उस मुकाबले में जब आप न्यूजीलैंड भारत को देखते हैं, ये उस विकेट पे हुआ जिसपे पहले ही 3 मैच हुए थे। और आज के ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में मैंने देखा कि साउथ अफ्रीका नफसियाती तौर पर ऑस्ट्रेलिया के सामने जो है वो दबाव का शिकार हो जाता है। चलिए ये बात हो गई, वक्त मुझे बहुत कम है क्योंकि 10:30 बजने वाले हैं, भूख भी लग रही है। लेकिन जरा ये बताइएगा कि ये जो अगर फाइनल होगा ये कितना टफ रहेगा, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइन तो बहुत स्ट्रांग है और शमी भी तो वो पटका के मार रहा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ मुकाबला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो आज हालत हुई बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, उन्हें बहुत पहले जीतना चाहिए था। जिस वक्त आप 210 के आसपास में स्कोर का ताकुब करते हैं तो आराम से जीतना चाहिए था। और मैक्सवेल जिस तरह से लेफ्ट आर्म तबरेज की गेंद को ओवर पिच समझकर खेलने लगे थे, शॉर्ट पिच समझकर खेलने लगे थे, आउट हुए। मुझे लगता है कि आज का रिहर्सल जो ऑस्ट्रेलिया को मिलना चाहिए था एक बड़ी टीम के खिलाफ, अगर वो 212 का ताकुब करते हैं तो 35-40 ओवर में करते 1-2 विकेटें गिर जाती तो इंडिया पे दबाव होता। लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मैच को खींच कर जीता, मुझे लगता है कि ये बरकतें भी भारत की तरफ रवाना हुई और भारत के लिए उतना ज्यादा दबाव अब ज्यादा दबाव नहीं। अब आज का प्रेस डे वाकई में सहाफत में अगर कहा जाता है ना कि अगर आज के सहाफत पर नजर सानी न की गई तो आने वाला मुस्तकबल जो है हमारी कौमों का वो सही नहीं होगा, क्या वाकई में ऐसा है? देखिए मैं फिर वही शेयर कहूंगा जो मैंने 6 बजे के बुलेटिन में कहा था, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। यानी जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर, दुनिया भर, अगर आपने सोवियत यूनियन के हालात देखे, उसके बाद कोसोवो में, उसके बाद श्रीलंका में किसी वक्त में हालात खराब थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलकर ये यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचे, यूक्रेन में, और मौजूदा वक्त में इसराइल और फलस्तीन की इस जंगी माहौल के बीच में 40 से ज्यादा सहाफी जो है वो शहीद हुए, जिनमें फोटो जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स वगैरह हैं। मुझे लगता है कि सबसे जो कठिन मरहला इस वक्त है वो सहाफी का है। 2023 में सहाफियों के लिए मुश्किल भरा माहौल था। 5 अगस्त 2019 के बाद भी सहाफियों को अपनी रिपोर्टेज, अपनी कवरेज जो है उसमें इथिक को सर फहरिस्त रखना पड़ा, हालात को नीचे लाना पड़ा। यानी जब हम कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर, दुनिया भर के हालात और वाकयात में देखते हैं
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक नई रेस पकड़ ली, सोशल मीडिया ने अपग्रेड किया, सोशल मीडिया ने काफी, बल्कि टीवी चैनलों को सोशल मीडिया के बराबर में आना पड़ा, जो एक बड़ी तब्दीली थी। लेकिन सियासत और सहाफत जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल चली, और शुक्र करें कि इन हालात में भी सहाफियों ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया चलिए, बहुत शुक्रिया तजम्मुल गढ़वाले, हमें भी याद करें, बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएं, रात के 9:25 हो चुके हैं। लाइव नशरियात में आज का अब तक प्रोग्राम यहीं पे इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत कि रब्बे कायनात की मर्जी, आपसे फिर करेंगे मुलाकात सुबह सलाम जी के में। तब तक के लिए अल्लाह आपका मेरा, अल्लाह हाफिज।